यशोदा मैया और गोपियों ने हमारे प्रभु को गोमूत्र से क्यों नहलाया? अरे वो तो प्रभु है, ईश्वर है, उनका स्नान तो गंगा जल के साथ होना चाहिए था। फिर यशोदा मैया और गोपियों ने उन्हें गोमूत्र से क्यों नहला दिया? वो तो अपवित्र हुआ करता है। लेकिन नहीं भगवत प्रेमियों, गोमूत्र अपवित्र नहीं हुआ करता है। देसी गाय का मूत्र पवित्र हुआ करता है। और ये उस समय के ग्रामीण लोग अच्छी तरह से जानते थे। वो भोले भाले, वो गोपियां, वो यशोदा मैया अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्होंने गोमूत्र से अपने लल्ला का स्नान करवाया। गोमूत्र की तुलना गंगा जल के साथ की गई है। प्राचीन काल में हमारे जितने भी पर्व, उत्सव, त्योहार मनाए जाते थे, उस समय जितनी भी पूजन सामग्री हुआ करती थी, उसकी रचना करने से पहले उसके ऊपर गोमूत्र का छिड़काव किया जाता था। उसकी शुद्धि, उस स्थान की शुद्धि की जाती थी। प्राचीन काल में किसान जब अपने खेतों में अनाज को, अन्न को उगाता था, तो उससे पहले जो दाने हुआ करते थे, उन दानों को भी वो गोमूत्र का छिड़काव करके पवित्र करता था, उसको परिष्कृत किया करता था। उसके बाद ही खेतों में उन अन्न को, उन दानों को डाला करता था। इसी प्रकार से जब प्राचीन काल में लोग शव यात्रा के लिए जाया करते थे, और शव यात्रा से जब वापस लौटते थे, तो घर की जो महिलाएं होती थी, वो शव यात्रा करके आए हुए जो सदस्य होते थे, उन्हें घर के बाहर ही खड़ा करके उनके ऊपर गोमूत्र का छिड़काव किया करती थी। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। वो गोमूत्र का छिड़काव उनके ऊपर इसलिए किया करती थी क्योंकि जो गोमूत्र है वो जंतु रोधक है, जंतुओं को आगे पनपने नहीं देता है। क्योंकि वह शव यात्रा से आ रहे हैं और मरने वाला इंसान ना जाने कौन सी बीमारी से मरा है, और उस समय जब वो शमशान में होते हैं और उस शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं, और वहाँ पर जब मुर्दे को अग्नि भेंट दिया जाता है, तो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वहाँ की धूली उसके पैरों पर भी लगती है और उड़कर उसके कपड़ों पर भी लग जाती है, और वो व्यक्ति जिस बीमारी से मरा है, उसके कीटाणु भी वही भूमि में ही लीन होने शुरू हो जाते हैं, वायुमंडल में फैल जाते हैं। क्योंकि वो जीवाणु आगे ना पनप पाए, घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इंसान को भी वो बीमारी ना लग पाए, इसलिए घर की महिलाएं शव यात्रा से लौटने वाले सदस्यों को घर के बाहर खड़ा करके उनके ऊपर गोमूत्र का छिड़काव किया करती थी। भगवत प्रेमियों, हम भारतीय आज इस तथ्य को भूल चुके हैं, लेकिन अमेरिका जैसा देश आज गोमूत्र की महिमा गा रहा है। गोमूत्र के द्वारा 200 से भी ज्यादा बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, चाहे वो आंखों का हो, कानों का रोग हो, पेट की समस्या हो, और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी इस गोमूत्र के द्वारा किया जा सकता है। और इसमें अनेकों ही क्षार और अनेकों ही धातु तत्व पाए जाते हैं। भगवत प्रेमियों, ना केवल गाय का ये मूत्र लाभकारी है, इसके साथ साथ गाय का जो गोबर है वो भी बड़ा ही लाभकारी है। प्राचीन काल में लोग अपने घरों की छतों को और घरों के आंगन को गोबर से लेपा करते थे, ताकि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो गोबर उसे अपने में अवशोषित कर लेता था। और गाय के गोबर में इतनी क्षमता है कि वो हैजे के और मलेरिया के कीटाणुओं को पनपने नहीं देता है। 1934 में जब बंगाल में हैजे की बीमारी फैली, तो वहां पर पदस्थित डॉक्टर किंग ने भी यह बात कही। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय विधि के अनुसार गोबर का अर्क निकाल कर डलवा दिया, और डलवाने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ ही समय के अंदर अंदर हैजे के जितने कीटाणु थे वो खत्म हो गए और हैजे जैसी बीमारी को रोक दिया गया। भगवत प्रेमियों, ये जो गाय का गोबर है, हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में इसे सूक्ष्म जीवाणुओं का घर कहा गया है। और यही सूक्ष्म जीवाणु जब मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो इस मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, और उपजाऊ मिट्टी के द्वारा जब अन्न उगता है तो वो उसमें वृद्धि होती है। इस गोबर के महत्व को नहीं जाना, और आज लोग खेतों में गोबर और मूत्र को नहीं डाल रहे, केमिकल्स को डाल रहे हैं। तरह तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और वेडिसाइड का प्रयोग करने के कारण हमारी जो अन्नपूर्णा धरती है ये बंजर रूप होती चली जा रही है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि इस धरती की उर्वरकता को अगर पुनः बरकरार करना चाहते हैं,
इसकी उपजाऊता को बनाए रखना चाहते हैं तो खेतों में गोमूत्र को डालना ही पड़ेगा, तभी हमारी भूमि की जो उपजाऊता है वो सदैव बनी रहेगी। गोमूत्र के साथ साथ गाय के गोबर के साथ साथ जो गाय का घी है वो भी अत्यंत लाभकारी है। गाय का जो घी है इसे एंटीसेप्टिक कहकर संबोधित किया गया है। अगर इंसान जल गया हो, उसकी चमड़ी जल गई हो, तो जितना पुराना देसी घी होगा उसकी पट्टी बनाकर अगर उस जले स्थान पर लगा दी जाए तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसकी वो चमड़ी वापस आ सकती है। अगर गाय के घी को अग्नि भेंट किया जाए तो 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाती है, जो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत जरूरी है और जिसके द्वारा प्रदूषण की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। गाय के घी में जब चावल को मिक्स करके अग्नि में डाला जाता है तो उस समय ऐसी गैसेस उत्पन्न होती हैं जो हमारे शरीर के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बड़ी ही लाभकारी हुआ करती हैं। गाय का दूध भी अपने आप में बड़ा ही फायदेमंद है। गाय के दूध में अनेकों प्रकार के 6 प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 4 प्रकार के फॉस्फोरिक एसिड पाए जाते हैं, 21 प्रकार के नाइट्रोजन पाए जाते हैं। और हमारा आयुर्वेद यह कहता है, सुश्रुत संहिता यह कहती है कि जो गाय का दूध है वो एक रसायन की तरह है जो जीवन शक्ति को प्रदान करने वाला है। भगवत प्रेमियों, कहने का तात्पर्य कि हर प्रकार से गाय का जो पंचगव्य है इंसान के लिए बड़ा ही लाभकारी है। लेकिन विडंबना की बात है, दुख की बात है कि आज भारतीय अपनी देसी नस्ल की गाय के अस्तित्व को भूल बैठे हैं, उसके महत्व को भूल बैठे। हम में से असंख्य ऐसे भारतीय होंगे जिन्हें यह भी पता नहीं होगा कि देसी गाय कौन सी है और विदेशी गाय कौन सी है। आज हम आपको बताना चाहेंगे ताकि भारतीय अपनी देसी गाय के महत्व को जान पाए। देसी गाय जो हुआ करती है उसकी गर्दन जहां से शुरू होती है वहां पर उसके गर्दन के पास से उसके एक हम्प बनता है, काकुद बनता है, एक ऊंची, जिस प्रकार से ऊंट की पीठ के ऊपर एक बड़ा सा हम्प होता है, उसी प्रकार से जो देसी गाय होती है उसकी पीठ के ऊपर भी एक बड़ा सा हम्प होता है। ये देसी गाय की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरा, जो देसी गाय होती है उसके गर्दन के पास एक लंबा सा गल कंबल होता है। लोग कहते हैं विदेशी गाय के गले में गल कंबल नहीं है, देसी गाय के गले के पास गल कंबल है, तो इससे क्या हो जाता है? भगवत प्रेमियों, होता है हमारे सौर मंडल में 27 नक्षत्र हैं और इन नक्षत्रों से कॉस्मिक रेज निकलती हैं और उस गलकंबल में इतनी शक्ति है कि उन 27 नक्षत्रों से निकलने वाली कॉस्मिक रेज को वो गलकंबल अपने में अवशोषित कर लेता है और जब अपने में अवशोषित करता है तो उसका प्रभाव गाय के दूध में भी आता है और गाय के दूध का जब हम सेवन करते हैं तो उसका लाभ हमारे स्वास्थ्य को भी मिलता है, हमारे शरीर को भी मिलता है। जो देसी नस्ल की गाय होती है वो हर वातावरण में अपने आप को ढाल देती है, लेकिन जो विदेशी गाय है वो ना अधिक सर्दी को सहन कर पाती है और ना ही अधिक गर्मी को सहन कर पाती है। जो देसी गाय की चमड़ी होती है वो अत्यंत संवेदनशील होती है, अगर उसके शरीर पर एक मक्खी तक भी बैठे तो उसी समय उसे हिलाकर दूर कर देती है, लेकिन विदेशी गाय में ऐसी संवेदनशीलता नहीं हुआ करती है। भगवत प्रेमियों, हम अपने भारत के वासी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त कहलाने वाले लोग आज देसी गाय के महत्व को भूल चुके हैं, लेकिन विदेशियों ने हमारी देसी गाय के महत्व को पहचाना, जाना और आज न्यूजीलैंड जैसे देश, ब्राजील जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने हमारे ही भारत में से असंख्य देसी गायों को लेकर गए और उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनका संवर्धन कर रहे हैं, वहां पर उनकी नस्लों को आगे बेच रहे हैं और विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। और इतना ही नहीं, विदेशों में हमारी देसी गाय के दूध को A2 नाम दिया गया और विदेशी गाय के दूध को A1 नाम दिया गया। अब A1 और A2 में क्या अंतर है? वैज्ञानिकों ने कहा कि A2 जो दूध है वो बहुत ही लाभकारी है, लेकिन जो विदेशी गाय का दूध जिसे A1 कहकर संबोधित किया वो हानिकारक है, क्योंकि उसमें BCM 7 पाया जाता है जो विदेशी गाय के दूध में होता है, जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ देता है। और जब इंसान के शरीर में ये ब्लड ब्रेन बैरियर टूटता है तो उसके द्वारा
असंख्य बीमारियां इंसान को लग जाती हैं, हृदय की बीमारियां भी लग जाती हैं और हमारे हृदय की धमनियों में खून जमना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर इंसान देसी गाय के दूध का सेवन करता है, A2 का सेवन करता है, तो उससे ये बीमारियां नहीं लगती हैं। न्यूजीलैंड के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने A2 और A1 दूध का अंतर करते हुए बताया, जब उन्हें यह पता चला कि यहाँ के बच्चों में डायबिटीज की बीमारी है जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो उस वैज्ञानिक ने खोज की कि इसका कारण क्या है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा डेविल इन द मिल्क, दूध में राक्षस। और उन्होंने ही ये बताया कि A12 में BCM7 नाम का तत्व होता है जो इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाता है। भगवत प्रेमियों, विदेशी लोग हमारी देसी गाय के दूध से भिक्के हो चुके हैं, उसके महत्व को जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी देसी गाय की नस्ल को खोते चले जा रहे हैं और विदेशी गाय को अपने घरों में स्थान दे रहे हैं। विदेशी गाय अधिक दूध देती है, इसके लालच में हमने अपनी देसी गाय को छोड़ दिया और विदेशी गायों को अपने घरों में स्थान दे दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे असंख्य ऐसी देसी नस्ल की गाय हैं जो बहुत अधिक दूध देती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरी की थाली में पड़ा हुआ लड्डू हमेशा ही बड़ा नजर आता है। हम भारतीयों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, हमें विदेशी गाय अपनी देसी गाय से ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन आज हमारे भारत की देसी नस्ल की गाय को प्राप्त करने के लिए विदेशी लोग यहाँ से उसे खरीद कर लेकर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस देसी नस्ल की गाय का महत्व इतना है कि कुछ समाज के स्वार्थी लोग इसकी चमड़ी का, इसके खून का और इसकी हड्डियों तक का प्रयोग कर रहे हैं। और हम भारतीय सोए हुए हैं और हमारी देसी नस्ल की गाय कटती चली जा रही है, मरती चली जा रही हैं, जिनमें गिर, साहिवाल, असंख्य ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो बुच्चड़ खानों में ला कर उनको समाप्त किया जा रहा। धन के कुछ लोलुप्त लोग गोवंश को ट्रकों में भरकर लेकर आते हैं और उसके बाद उन्हें बुच्चड़ खानों में लेकर जाते हैं और वहां पर बुच्चड़ खानों में ले जाकर उन्हें कुछ भी चारा नहीं दिया जाता, खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। चारा पानी ना मिलने के कारण गोए एकदम से कमजोर हो जाती है। फिर वो स्वार्थी लोग गाय को घसीटते हुए एक स्थान पर लेकर जाते हैं और उसके पिछले पैरों को एक बुली आती है और उसके पिछले पैरों को जकड़ लेती है और उसे उल्टा कर देती है। काफी देर तक गाय माँ को उल्टा लटकाया जाता है। वो इसलिए लटकाया जाता है ताकि इसके शरीर का जितना भी खून है इसकी गर्दन तक आ जाए और उसके साथ साथ उसके शरीर के ऊपर गरम गरम पानी डाला जाता है ताकि इसका खून जो है वो पिघल कर गर्दन तक आ सके। जब काफी घंटों तक उसे लटकाया जाता है और जब उन्हें लगता है कि अब सारा खून गर्दन तक पहुंच गया होगा, उसके बाद एक तेज हथियार के द्वारा उसकी आधी गर्दन को काट दिया जाता है और उसमें से रक्त की धाराएं प्रवाहित होती हैं और बड़े बड़े टब नीचे लगा दिए जाते हैं। अरे जिस देश में भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे गो माँ कहकर संबोधित किया, जिस भारत की भूमि पर दूध दही की नदियां प्रवाहित हुआ करती थी, आज उसी भारत की भूमि पर गो माँ का रक्त प्रवाहित हो रहा है। टबों में उस खून को भर दिया जाता है क्योंकि विदेशों में गाय के खून की बहुत कीमत है और अधिक कीमत प्राप्त करने के लिए वो गाय के साथ ऐसा अत्याचार करते हैं। ये अत्याचार यहाँ पर नहीं खत्म होता है भगवत प्रेमी। जब सारा खून निकलकर बाहर आ जाता है उसके बाद उसके शरीर में एक छेद कर दिया जाता है और हवा भर दी जाती है और उसके बाद माँ रंभा रही है, उसे कष्ट हो रहा है, उसे दुख हो रहा है, लेकिन वो स्वार्थी लोग उसकी चित्कार को सुन नहीं पाते। उस समय वो गो माँ रंभा रंभा कर शायद यही कह रही हो, हे गोपाल देख देख तेरी धरती पर मेरे ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा है। तूने तो मुझे माँ कहकर संबोधित किया, लेकिन तेरी ही संतानें देख मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। वो रो रो कर अपने गोपाल को बुला रही होगी, हे गोपाल एक बार फिर से आकर हमारी रक्षा कर। लेकिन धन के लोलुप्त लोग उस समय उसकी आवाज के, उसको रंभाने की, उसके दुख को सुन नहीं पाते। गाय माँ मरी नहीं अभी, उसके शरीर में हवा भर दी गई है और जीती माँ के शरीर से फिर चमड़ा उधेड़ना शुरू कर दिया जाता है। और जब जीती माँ के शरीर से चमड़ा उधेड़ते हैं वह और रंभाती है, उसे और दुख होता है।
क्योंकि उन स्वार्थी लोगों को यह पता है गाय अगर मर जाएगी, मरने के बाद इसका चमड़ा निकाला तो चमड़ा मोटा हो जाएगा और मोटे चमड़े की कीमत हमें कम मिलेगी, और अधिक कीमत पाने के लिए जीती जागती माँ के शरीर से चमड़ा निकालते हैं ताकि पतला चमड़ा मिल सके और उन्हें दुगने पैसे मिल सके। अत्याचार यही समाप्त नहीं होता है भगवत प्रेमियों। जब उन स्वार्थी लोगों को यह पता चलता है कि गाय गर्भवती है और इसके ब्याने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो वे साबुन का घोल तैयार करते हैं और साबुन का घोल तैयार करने के बाद वो गर्भवती जो गाय होती है उसको वो पिला देते हैं ताकि इसका गर्भपात हो जाए। गाय जब उस साबुन के घोल को पीती है उसका गर्भपात हो जाता है और उसके बाद वे स्वार्थी लोग कृत्रिम मशीनों के द्वारा उसके पेट को दबाकर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद उसके शरीर के ऊपर से भी चमड़ी को निकाला जाता है और वो अत्यधिक मुलायम होता है, उसे क्रूम कहकर पुकारा जाता है और उसकी कीमत और भी अधिक होती है। भगवत प्रेमियों, याद रखिएगा एक बात, अगर भारत की भूमि पर इसी प्रकार से गाय कटती रही, मरती रही, तो भारत का अस्तित्व भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी बजा देगा, क्योंकि गाय पर्यावरण के लिए, हमारी कृषि के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है, ये पर्यावरण का आधार है, ये हमारे किसानों का, हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है ये। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमें जागना होगा, हमें उठना होगा, हमें पुनः इस देसी गाय की नस्ल को बचाना होगा। विदेशों से शिक्षा लीजिए, विदेशी हमारी देसी गाय का संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, और हम भारतीय अपनी देसी नस्ल की गाय को खोते चले जा रहे हैं। अगर गाय इसी तरह से कटती रही, मरती रही, तो भगवत प्रेमियों, एक दिन भारत भी समाप्त हो जाएगा और भारत की संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें जागना होगा, हमें उठना होगा, हमें गोपाल की इस प्रिय गाय को बचाना होगा, क्योंकि अगर हमने इसकी सुरक्षा नहीं की तो बांके बिहारी कृष्ण मुरारी कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, कभी भी हम पर कृपा नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी प्रिय गाय को हमने बचाने का प्रयास नहीं किया, उसे सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास नहीं किया।